शिकारी अब शिकार बन गया है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक नए अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सीधे उनके निशाने पर ला दिया है। आज हम उनके उस वादे पर चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वे आईसीसी को ख़त्म कर देंगे, और उस मुख्य विचार पर भी बात करेंगे जिसे इस दौरान संबोधित करना ज़रूरी है। मैं एलाना मिज़ेल डायमंड हूँ और ये है बेसिक लॉ। हथौड़ा तुरंत चलाया गया जब अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया जिसमें यात्रा प्रतिबंध, वीज़ा रद्दीकरण, अदालत पर व्यापक प्रतिबंध और उन समूहों पर भी प्रतिबंध शामिल होंगे जो आईसीसी मामलों को बढ़ावा देते हैं। रूबियो खुद और विदेश विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कूटनीतिक कॉल्स की गईं, जिसमें मित्र देशों से पूरी तरह से रोम संधि से हटने का आग्रह किया गया। साफ चेतावनी दी गई कि जो देश अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर हैं और अदालत के अधिकार को खारिज करने से इनकार करते हैं, उन्हें कड़ी निगरानी झेलनी होगी। ये अभियान 2025 से 11 व्यक्तियों पर प्रतिबंध और नेतन्याहू व योआव गैलेंट पर वारंट जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बाद आया। इसमें आईसीसी की मुख्य अभियोजक, कई न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक जैसी हस्तियां शामिल हैं। अदालत में इजराइल की परेशानियों पर नज़र रखने वालों को ये वॉशिंगटन द्वारा इजराइल की मदद जैसा ही लगता है, लेकिन जैसा कि रूबियो ने कहा, तस्वीर असल में उससे कहीं कहीं बड़ी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और आईसीसी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, सदस्य देशों, अमेरिकी सशस्त्र बलों के हितों, अमेरिकी राष्ट्रपति और सिद्धांत रूप में किसी भी बड़े सरकारी अधिकारी सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। रूबियो ने अपनी मतलेख में स्पष्ट किया कि क्या दांव पर है। सैनिक, पुलिस, सीमा एजेंट और निर्वाचित अधिकारी दुनिया के किसी भी देश के जजों के सामने लाए और दोषी ठहराए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, जिन्हें अमेरिकियों ने ना माना और ना नियंत्रित किया। उन्होंने कहा, अगर हम चुप बैठे रहे तो वे सभी विदेशी जजों की दया पर होंगे। हजारों मील दूर अपने ही देश की रक्षा करने के तथाकथित अपराध के लिए लगातार मुकदमे और यहाँ तक कि कैद का भी खतरा झेलते हुए, अब ये सच में कोई काल्पनिक बात नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान में कथित कार्रवाइयों की आईसीसी जांच तकनीकी रूप से अभी भी खुली है, जिसे पहली बार 2020 में मंजूरी दी गई थी। इस साल अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला की ड्रग बोट पर हमला किया, जिसे एक मानवाधिकार नेता ने बिना मुकदमे संदिग्धों की हत्या जैसा बताया, जैसा कि आईसीसी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटर्टे पर आरोप लगाया था। वेनेजुएला आईसीसी का सदस्य है, जिससे अदालत वहां अमेरिकी कार्रवाइयों पर अधिकार जता सकती है। यही तर्क उस ऑपरेशन पर भी लागू होता है जिसमें निकोलस मैडुरो को खुद वहां से निकाल लिया गया था। मानवाधिकार वकीलों ने पहले ही ये विचार सामने रखा है कि ये भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। रूबियो का आईसीसी के खिलाफ मामला अमेरिकी संप्रभुता पर आधारित है और यही तर्क किसी अमेरिकी अधिकारी को देना चाहिए। लेकिन मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये एकमात्र तर्क नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल संप्रभुता ही उन लोगों को नहीं मना सकती जो पहले से ही मानते हैं कि वैश्विक शासन दुनिया की समस्याओं का समाधान है। आप उस चीज़ को चुनौती दे रही हैं जिसे कुछ लोग नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं, और इसका मतलब है कि आईसीसी और अन्य संस्थाओं के पीछे जो एक बड़ी संस्कृति है, उसमें बदलाव लाना होगा अगर आप दीर्घकालिक परिवर्तन लाना चाहती हैं। ये एक ऐसी संस्कृति है जो इन संस्थाओं की न्यायप्रियता और न्याय में विश्वास रखती है, जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स को एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक राहत देने वाला सुधारात्मक कदम मानती है हॉलोकॉस्ट के बाद। और उदाहरण के लिए, आज यूरोप में राष्ट्रवाद को विश्व युद्धों का दोषी माना जाता है, जबकि वैश्विक शासन को उसका समाधान समझा जाता है। तो ये कोई आसान प्रयास नहीं है जिसे मिस्टर रूबियो अपना रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें केवल सीधे कूटनीतिक साधनों के अलावा भी बहुत समझाने का काम शामिल है। अमेरिका ने आईसीसी की सदस्यता का कभी अनुमोदन नहीं किया और इजराइल ने भी नहीं, लेकिन कनाडा, इटली, यूके, फ्रांस आदि देशों ने ली थी, और वास्तव में उन देशों के न्यायाधीश अभी अदालत में हैं। तो आपको ये दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि दुनिया वास्तव में आईसीसी के बिना एक बेहतर जगह है, एक अधिक न्यायपूर्ण जगह है, और आपको उस सबसे कठिन सवाल का अच्छा जवाब देना होगा जो कोई आपसे पूछेगा, जो है, अगर आईसीसी नहीं है
तो अगली बार जब दुनिया को किसी और मिलोसेविच को रोकने की जरूरत पड़ेगी, तब क्या होगा? उस सवाल पर अलग से शायद कई एपिसोड्स होने चाहिए और हम उस पर ज़रूर आएंगे। लेकिन आज मैं एक ज़्यादा सीमित फिर भी अहम दलील रखना चाहती हूँ, जिसके लिए पहले उस समस्या का समाधान करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो आईसीसी के किसी न किसी रूप के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते, उन्हें भी ये स्वीकार करना चाहिए कि ये खास संस्था असफल रही है। सबसे पहले उसके सीधे सीधे कामकाज के आधार पर, उसके रिकॉर्ड को देखकर। इस अदालत को मजाक या त्रासदी या दोनों समझा जा सकता है। दूसरा, शायद ज़्यादा विवादास्पद रूप से, मैं कानून और न्याय के अंतर पर बात करूंगी, और ये कि ऐसी अदालत ना तो कानून देती है, ना ही न्याय। चलो रिकॉर्ड से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये अदालत हमेशा आसान निशाने चुनती रही है। करीब 25 साल बाद 200 मिलियन यूरो सालाना खर्च और लगभग 900 कर्मचारियों के साथ, अदालत की अपनी वेबसाइट बताती है कि उसके पास 13 दोषसिद्धियां हैं, 4 बरी किए गए हैं और 8 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके मामले बस इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वे फैसला आने से पहले ही मर गए। इसमें मुअम्मर गद्दाफी शामिल है, जिन पर 2011 में आरोप लगे और कुछ महीनों में उनकी मृत्यु हो गई, और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ, जिनका मामला पिछले साल इसी कारण बंद हुआ। अधिकतर दोषसिद्धियां अफ्रीकी युद्ध सरदारों और सैन्य नेताओं के खिलाफ थीं। आईसीसी की सूची भी लंबे समय तक लगभग पूरी तरह अफ्रीकियों से भरी थी, और पिछले सितंबर में बुर्किना फासो, माली और नाइजर एक साथ बाहर चले गए और अदालत को नौ औपनिवेशिक दमन का एक उपकरण बताया। गाम्बिया ने तो इसे और भी साफ शब्दों में एक अंतर्राष्ट्रीय श्वेत अदालत कहा था। अफ्रीकी संघ ने 2017 में औपचारिक रूप से अफ्रीकी देशों के सामूहिक रूप से बाहर निकलने का आह्वान किया था। अदालत ने अपनी भूमिका मजबूत करने और खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में अदालत ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, और बाद में कई अन्य रूसी अधिकारियों के लिए भी। लेकिन जाहिर है इन सब का वास्तव में कोई असर नहीं पड़ा। पुतिन मंगोलिया गए, जो आईसीसी सदस्य हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाध्य था, फिर भी वे बिना रोक टोक निकल गए। उन्होंने पिछले साल एंकरेज में ट्रंप से मिले थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनके साथ बैठे, जबकि संयुक्त राष्ट्र की नीति आईसीसी भगोड़ों से संपर्क के खिलाफ है, और रूस ने जाहिर है इसके बाद आक्रामक रुख अपनाया है। रूस ने आईसीसी के अभियोजक और 8 आईसीसी जजों को गैर हाजिर रहते हुए रूसी नागरिकों के अवैध अभियोजन के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें 15 साल तक की सजा सुनाई है। अब जब आप उस निराशाजनक रिकॉर्ड को देखते हैं, तभी आप आईसीसी के इजराइल से जुड़े मामलों में दिखाए गए पक्षपात की बात कर सकते हैं। आईसीसी, जैसा कि प्रोफेसर यूजिन कॉन्ट्रोविच बताते हैं, एक ऐसी अदालत है जिसकी अधिकारिता नहीं है और जो एक ऐसे राज्य में अपराधों की जांच कर रही है जो अस्तित्व में नहीं है, ऐसे अपराध जो कभी हुए ही नहीं। तो आपको समझना होगा कि इजराइल के खिलाफ मामला आईसीसी में शुरू में कैसे पहुंचा, जबकि इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है, और फिलिस्तीन नामक राज्य जो इजराइल पर मुकदमा कर रहा है, असल में कोई राज्य ही नहीं है। 2009 से शुरू होकर पीए ने बार बार आईसीसी से इजराइल के खिलाफ मामला खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके पास और वैसे आज भी कोई परिभाषित क्षेत्र नहीं है और इसलिए वो कोई राज्य नहीं है। महमूद अब्बास ने 2011 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को अपने ही शब्दों में बताया था कि पीए का लक्ष्य इस संघर्ष को एक कानूनी मुद्दे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना था। इसका मतलब है कि वो शांति की दिशा में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे और निश्चित रूप से मानवाधिकारों की रक्षा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तो 2009 और अब के बीच में क्या बदल गया? खैर, 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन की स्थिति को बिना सीमाओं के भी गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में अपग्रेड कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के कानूनी सलाहकार ने एक आंतरिक मेमो में कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण या राज्य को संधियों की पुष्टि करने देना पर्याप्त है, और हुआ भी वही। 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फिलिस्तीन के रोम संविधि में शामिल होने को स्वीकार कर लिया था। फिर अदालत ने अपने नियमों के विरुद्ध जाकर अपने अधिकार क्षेत्र को पिछली तारीख से लागू किया ताकि इजराइल के आचरण तक पहुंचा जा सके, जबकि कथित राज्य ने अभी संधि में भाग नहीं लिया था। तो 2021 में इजराइल के खिलाफ पूरी जांच शुरू की गई थी। अंततः नवंबर 24 में परिणाम वही है जिसे हम जानते हैं।
नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट, साथ ही 3 हमास नेताओं के लिए भी वारंट, जो मूल रूप से तब तक मच चुके थे जब किसी ने उन्हें तामील करने की कोशिश की। यही है प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता। प्रोफेसर कॉन्टोरविश ने पक्षपात के आरोप को मजबूत करते हुए कहा कि आईसीसी ने ईरान द्वारा इस साल इजराइल पर 400 से अधिक मिसाइलें दागने और मुख्यतः नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जिसे अदालत फिलिस्तीन राज्य मानती है। अपनी ही थ्योरी के अनुसार अदालत को उस युद्ध अपराध पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। अदालत फारस की खाड़ी में मार्शल द्वीप के झंडे वाले जहाज़ों पर सवार नाविकों को मार डालने वाले ईरानी हमलों पर भी चुप रही, जबकि उसने 2010 गाजा फ्लोटिला छापे में एक अकेली कोमोरोस झंडे वाली नाव के मामले में इजराइल का 7 साल तक पीछा किया। तो आईसीसी और विश्व शांति की बातें यही खत्म होती हैं। असल में ये संस्था शायद ही उन मूल्यों की मिसाल है जिनका ये दावा करती है। ये उस मुख्य अभियोजक के मसालेदार मामले से पहले की बात है। अभियोजक करीम खान, जो निलंबन पर हैं और संभवतः बर्खास्त हो सकते हैं, पर अधीनस्थ के साथ अनुचित यौन व्यवहार का आरोप है। हम यरूशलेम से प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए मैं इजरायली दृष्टिकोण भी देना चाहती हूँ। इजराइल शुरू से ही आईसीसी की पक्षपात पूर्णता को लेकर संदेह करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसका रिश्ता जटिल रहा है। इन्हें महत्वपूर्ण मंचों के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनके गठन में पक्षपात को लेकर जो संदेह है वो पूरी तरह से जायज़ और गहरा है। और कट्टरपंथी, पश्चिम विरोधी और इजराइल विरोधी एनजीओ का अत्यधिक प्रभाव, जो यहूदी राष्ट्र को बदनाम करने के लिए झूठी वैचारिक कहानियां करते हैं। 2025 की प्यू सर्वे में पाया गया कि 10 में से 8 इजरायली संयुक्त राष्ट्र को नकारात्मक रूप से देखते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं। ये सबसे नकारात्मक रेटिंग थी जो प्यू ने जिन 25 देशों का सर्वे किया उनमें कहीं भी पाई, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भी काफ़ी नीचे थी। और मैं सोच सकती हूँ कि अगर इसका सर्वे किया जाए तो आईसीसी की रैंकिंग और भी नीचे होगी। और एक तरह से ये हमें फिर से विचारों के सवाल पर ले जाता है, जिसमें मैं इजराइल को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आईसीसी के पीछे कौन कौन से सांस्कृतिक आधार हैं जिन्हें संबोधित करने की ज़रूरत है? इस संस्था को कहे तो खत्म करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इसे फिर से ना दोहराया जाए, एक व्यापक सहमति बनाने के लिए कौन कौन से सांस्कृतिक आधारों को संबोधित करना ज़रूरी है? क्या हम वैश्विक शासन नहीं चाहते? क्या चीज़ एक संस्करण को ठीक और उत्पादक बनाती है और दूसरे को समस्याग्रस्त? देखिए, वहाँ बहुत सारी बातें हैं जिनसे निपटना है, लेकिन मेरी नज़र में इस चर्चा का एक मुख्य भ्रांति है, और वो है कानून और न्याय के बीच की उलझन, जो इन संस्थाओं की वैधता के बारे में सोचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, न्याय और कानून एक जैसी चीज़ें नहीं हैं और कभी भी नहीं रही हैं। न्याय नैतिक आदर्श है, जबकि कानून सामाजिक व्यवस्था का साधन और शासित लोगों की सहमति की अभिव्यक्ति है। कानून न्यायसंगत या अन्यायपूर्ण हो सकता है, और व्यक्तियों पर लागू होने पर इसके परिणाम भी वैसे ही हो सकते हैं। कानून और न्याय के बीच के अंतर को सीमित करने का एक तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान देना, पारदर्शिता, पूर्वानुमानिता और सभी पर समान रूप से लागू होना। आईसीसी इन सभी कसौटियों पर असफल रहता है, और जब आप प्रक्रिया, क्षेत्राडाप्टदार के नियम, निष्पक्ष मंच, पारदर्शिता, पूर्वानुमानिता हटा देते हैं, तो जो बचता है वो सिर्फ किसी की राय और हथौड़े की आवाज़ होती है। अब इजराइल में आम भावना इस अंतर को महसूस करती है जब बात आती है संयुक्त राष्ट्र, आईसीजे, आईसीसी के भयानक ट्रैक रिकॉर्ड की। लेकिन जहाँ तक इजरायली बौद्धिक जीवन की बात है, जो अमेरिकी और यूरोपीय अकादमी की संस्कृति को कहीं अधिक करीब से दर्शाता है, वहाँ वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून और उन संस्थाओं के प्रति एक बहुत ही कठोर और औपचारिक दृष्टिकोण रहा है, जो उसका कथित रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं तो कहूँगी ये बात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में लागू होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये तथ्य कि एक जज बेंच पर बैठकर कोई आदेश या राय जारी करता है, उसे प्रथम दृष्टया वैधता प्रदान करता है। इजरायली कानूनी क्षेत्र में बार बार ऐसा ही होता है, और इसलिए इन संस्थाओं के प्रति और ये जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं, उनके प्रति संदेह कानूनी क्षेत्र में मौजूद है। लेकिन इजरायली समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में ये बहुत बहुत छोटे स्तर पर है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने घरेलू फैसलों में शामिल किया है, चाहे गाजा को मानवीय सहायता, मुठभेड़ के नियम या बस्तियों की वैधता का मामला हो।
जबकि उसने खुद को उसी व्यवस्था के खिलाफ राज्य के अंतिम ईमानदार रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी शब्दावली उसने अपना ली है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को इजरायली कानून में शामिल करना वास्तविक विश्व दृष्टि की अनुकूलता, अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के डर और कानूनी व्यवस्था की घरेलू शक्ति बढ़ाने के अवसर के कारण लगता है। लेकिन यहाँ एक और बुनियादी गलत विचार भी है कि कानूनी संस्थाओं के पास न्याय को समझने और प्रदान करने का एक अधिकार है। इस भ्रम को मेरे लिए न्यायमूर्ति अहरोन बराक की 2024 में दी गई प्रारंभिक आईसीजे राय से बेहतर कुछ भी नहीं दर्शाता। अपनी राय में इजराइल के एडहॉक न्यायाधीश न्यायमूर्ति बराक के पास वही करने का पूरा मौका था जो युगांडा के न्यायाधीश ने किया, जिसमें ये निर्णय दिया गया था कि गाज़ा में इजराइल द्वारा नरसंहार किए जाने का पूरा आरोप अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक राजनीतिक विवाद जिसे कानूनी रूप में पेश किया गया है, जो न्यायिक समाधान के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। बराक ने वो विकल्प नहीं चुना। उन्होंने 6 में से 2 प्रस्तावों पर बहुमत के साथ मतदान किया और फिर अन्य 4 के खिलाफ मतदान किया और लिखा कि उनके लिए मार्गदर्शक उनकी सरकार नहीं थी बल्कि उससे ऊपर कुछ था। मुझे इजराइल द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्होंने लिखा, मैं इजराइल का एजेंट नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि उनका एकमात्र मार्गदर्शक नैतिकता, सत्य और न्याय की खोज थी। अब दूसरे शब्दों में, उनके दृष्टिकोण में एक ऐसी अदालत जिसका किसी संप्रभु राष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई पर वास्तव में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, फिर भी युद्ध पर नैतिक निर्णय देने के लिए एक वैध मंच थी। और उनके अनुसार इन मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम केवल न्यायाधीश ही होता है, क्योंकि केवल वही नैतिक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील होता है। मैं न्याय की मूलभूत खोज, निष्पक्षता की इच्छा या अच्छाई के बुराई पर जीतने की आवश्यकता को हल्के में नहीं लेना चाहती। लेकिन उस साझा इच्छा से एक विश्व न्यायालय या इसी तरह देश में एक मजबूत न्यायालय की चाह रखना, जहां राजनीतिक भागीदारी के नियम बहुत लचीले हों, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। लोग हमेशा एक ऐसे न्यायालय की चाह रखते हैं जो सामान्य राजनीति से ऊपर हो, जो ऐसा न्याय दे जो निष्कलंक, अंतिम और स्वार्थ से अछूता लगे। दुनिया के बेहतरीन कानूनी दिमागों का एक पैनल जो मानवता के लिए सही गलत तय करे, सीमाओं और चुनावों की गंदी राजनीति से ऊपर। लेकिन अब तक बनाई गई उस सोच के हर रूप में एक जैसी ही कमी रह जाती है। परिणामों से दूरी जवाबदेही से भी दूरी पैदा करती है। बेशक इसमें आखिरी सवाल यही बचता है, क्या अमेरिका वाकई उसे खत्म करने की अपने वादे को पूरा करेगा? व्यवहार में ये कैसे दिखेगा? अमेरिका तो पहली ट्रम्प सरकार से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आता जाता रहा है, और भले ही वो यहाँ कभी सदस्य नहीं रहा, लेकिन अगर ये अभियान इस राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत तक सफल नहीं होता है तो कम से कम कुछ उपाय जो लागू किए गए हैं वे आखिरकार हटा लिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। याद कीजिए कि ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर कर लिया था और बाइडेन ने अमेरिका को फिर से उसमें शामिल कर दिया। ट्रंप ने पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था, बाइडेन ने फिर से उसमें शामिल कर दिया। ट्रंप ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी अमेरिका को बाहर कर लिया था और बाइडेन ने उसमें भी फिर से शामिल कर दिया। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश करते ही फिर से अमेरिका को इन मंचों से बाहर कर दिया। इस बार क्या इस फैसले को टिकाऊ बना सकता है? यही विदेश विभाग की चुनौती है और उम्मीद है कि इसमें आज जिन तर्कों पर हमने चर्चा की है उनमें से कुछ भी शामिल होंगे। मुझे लगता है कि अधिकतर इजरायली खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे